हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ क्रीपी स्टोरीज़। उम्मीद है कि आपको पार्ट 1 अच्छा लगा होगा और अगर अभी भी आपने नहीं सुना है तो रोमांचक क्रीपी मोड को एक्टिवेट रखने के लिए कहानी की शुरुआत सुनना बहुत ज़रूरी होगा। तो फाइनली अविनाश अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए निकला और लगभग 7 बजे कैबिन में पहुंचा। सूरज व्यर्थ ही आने वाली रात के आकाश को रोशन करने की कोशिश कर रहा था। पेड़ उतने ही सुंदर लग रहे थे जितने कुछ दिन पहले थे, सुंदर और विशाल। अविनाश सोच रहा था कि वे कितने पुराने हो सकते हैं, वे कितने लंबे समय से यहाँ खड़े हैं, हवा में नाचते हुए उनकी जड़ें यहाँ से वहाँ कितनी मुश्किल से टिक रही होंगी। उन्होंने अपने समय के दौरान क्या क्या देखा होगा, वो अपने अंदर कितने रहस्य छुपाए बैठे होंगे। कार से अपना सामान निकालने के बाद उसने सामने का दरवाज़ा खोला और अंदर जाकर सोफे पर अपने बैग और बाकी सामान रख दिया और तुरंत ही बड़ी चिमनी के पास गया क्योंकि ठंड बहुत थी तो वो आग जलाना चाहता था। लकड़ियों के चटकने और जलने की मधुर आवाज़ आने लगी। जल्द ही आग ने छोटे से लिविंग रूम को गर्माहट से भर दिया। वहाँ पर बहुत बड़ी किचन भी थी। उसने एक बड़े मग में कड़क ब्लैक कॉफ़ी बनाई और अपना मग लेकर लिविंग रूम में आ गया और वो सारे सामान को करीब से देखने लगा जो पिछले मालिक छोड़कर गए थे। यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें भी थीं। पुराने 50 के दशक का एक रेडियो, आप जानते ही हैं कि वो तो आधा कमरा ले लेता है। एक टाइपराइटर जिसमें अभी तक एक पुराना झुर्रीदार कागज़ चिपका हुआ था, कुछ मूर्तियाँ और कुछ और छोटी छोटी चीज़ें। उसने किताबों की शेल्फ पर रखी किताबों को देखना शुरू किया और देखते ही देखते उसने नोटिस किया कि सभी किताबों का एक ही विषय है, जैसे कि कुछ पुरानी किताबें थी, प्राचीन किताबें, आध्यात्मिक किताबें, धर्म, काले जादू, क्रिस्टल, इस तरह की अलग अलग किताबें। उसने इस तरह की चीज़ें पहले तो कभी नहीं देखी थी। उनसे पता नहीं था कि इन सब चीज़ों पर कौन विश्वास करे, लेकिन वो धीरे धीरे इन सब में दिलचस्पी लेने लगा था। उसने एक किताब निकाली और सोफे पर बैठ गया। कॉफ़ी पीते पीते आग की आवाज़ सुनते हुए, उस जो पूरी तरह से अब जल चुकी थी, उसने कैबिन के हर कोने में गर्माहट फैला दी थी। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि लोग अभी भी ऐसी बातों पर कैसे विश्वास कर लेते हैं, उसने पन्ने पलटते हुए खुद से सोचा। वह किताब को वापस शेल्फ पर रखने गया तो उसकी नज़र फायरप्लेस के ऊपर लटकी एक पेंटिंग पर गई। अरे, मैंने इस पर पहले कैसे ध्यान नहीं दिया। वो काफ़ी बड़ी पुरानी पेंटिंग थी जिस पर हाथ से नक्काशी की गई थी और गहरे रंग का लकड़ी का फ्रेम था। इस कैबिन की एक पेंटिंग जहाँ लगभग सब कुछ पुराना था, लेकिन पेंटिंग में कैबिन का मूल रूप बिल्कुल वैसा था जैसा इस वक्त अविनाश ने कैबिन को देखा था। पेड़ पर सैकड़ों नहीं तो हजारों पत्ते, एक एक पत्ते की ध्यान से पेंटिंग बनाई गई थी और झील में पूरे आकाश के बादलों की परछाई और खिड़की में खड़ी हुई एक औरत। एक मिनट, कौन सी औरत? उसने फिर से देखा तो खिड़की में कोई भी नहीं था। उसने अपनी आंखें रगड़ी और खुद से ही बोलने लगा, मैंने कसम से अभी तो किसी को देखा था। मुझे लगता है कि मुझे थकान और भूख लग रही है, वैसे भी मेरे पेट में से आवाज़ें आ रही हैं। उसने पेंटिंग की बेचैनी को दूर किया और किचन की तरफ चल दिया।
अरे, मुझे रुकना था और खाने का कुछ सामान भी तो खरीदना था। मैं तो पूरी तरह से भूल गया और अब मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे खाना लाने के लिए शहर जाना पड़ेगा। ये सोचते सोचते उसने अपनी जैकेट पहनी। अविनाश ने कॉफ़ी का आखिरी घूंट पिया और मग को वहीं फायरप्लेस के ऊपर रख दिया और बाहर चला गया। पिछली बार की तरह जब अविनाश वहाँ था तो हवा फिर से उसी तरह से तेज़ हो गई। पेड़ एक बार फिर से हिंसक रूप से एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहे थे। वो अपनी कार में बैठ गया और गाड़ी चलाने लगा। जब उसने व्यू मिरर में देखा तो उसको एग्जैक्ट वो पॉइंट दिखाई दिया जहाँ से पेंटर खड़ा फायरप्लेस के ऊपर वाली पेंटिंग बनाते समय होगा। कसम से लिविंग रूम की खिड़की में कोई तो था, भले ही एक पल के लिए, लेकिन वहाँ कोई तो था। उसने कार रोकी और बेहतर तरीके से देखने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे वाकई खाने की ज़रूरत है, उसने सोचा और गाड़ी चलाता रहा। जब वो शहर पहुंचा उसने अपनी कार पार्क की और घूमने लगा। वो रियलिटी में ही एक बहुत छोटा शहर था जहाँ पर एक मेन रोड और दो छोटी सड़कें थीं जो ज़्यादातर अलग अलग घरों से जुड़ी हुई थी। इस समय यह जगह सुनसान लग रही थी। सड़क के ऊपर पीली रंग की रोशनी हवा से आगे पीछे हिल रही थी और इतने में बारिश शुरू हो गई। अविनाश को कहीं भी कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि जब भी वो किसी खिड़की के पास से गुजरता था, उसके हर पर्दे के पीछे से कुछ आंखें उस पर नज़र रख रही थीं। उसने अपनी जैकेट को कसकर लपेटा और ठंड से बचने के लिए पूरी कोशिश करने लगा। आखिरकार उसे एक छोटी सी किराने की दुकान मिली जिसमें रोशनी तो थी पर बहुत धीमी सी। दुकान शहर के बाकी हिस्सों की तरह ही थी। अंदर जाते समय ऐसा लग रहा था जैसे कि समय में पीछे आ गए हों। 50 के दशक का एक किराने की दुकान जिसमें गेहूं, आलू और बीज के बड़े बड़े बैग पड़े थे और फर्श पर किसी तरह के हाथ से पेंट किया गया था। वुडन शेल्फ पर सभी तरह के सूप, फल और सब्जियों डिब्बे में पड़ी थी। जहाँ केवल मंद सी रोशनी थी, दिखाई नहीं दे रहा था ज़्यादा, और दूर एक रेडियो धीरे से बज रहा था। और बारिश की तीव्रता तो इतनी ज़्यादा थी कि आज लग रहा था कि खिड़कियाँ तोड़कर ही अंदर आ जाएगी। वहाँ चुनने के लिए ज़्यादा कुछ तो नहीं था, इसीलिए अविनाश ने कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली और काउंटर पर पैसे देने चला गया। वहाँ का मालिक एक बुज़ुर्ग सज्जन जिनकी सफ़ेद दाढ़ी और गोल चश्मा था। उन्होंने अपनी कुर्सी से ही अविनाश की ओर बहुत शकी निगाहों से देखा। तुम यहाँ के तो नहीं हो? उन्होंने अविनाश की आंखों में देखते हुए बोला। जी, मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैंने अभी यहाँ पर एक झील के किनारे कैबिन खरीदा है और अपना पहला वीकेंड बिताने के लिए आया हूँ, उसने बहुत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। झील के किनारे कैबिन? उन्होंने बिल करते हुए बहुत ही संजीदा आवाज में बोला। मिस्टर, उन्होंने काउंटर पर मेरी ओर झुकते हुए कहा। अगर मैं आप होता तो मैं अपनी कार में बैठता और जहाँ से आया हूँ मैं वापस चला जाता। अविनाश बस हैरान होकर उन्हें देखता रह गया। उसे वास्तव में पता ही नहीं था कि उसे इस पर क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। उसने बस अपना सामान उठाया और दरवाजे की ओर चलना शुरू कर दिया। बाहर जाने से पहले उसने ओनर की ओर एक आखिरी नज़र डाली। कैबिन के बारे में भूल जाओ, चले जाओ यहाँ से,
उन्होंने अविनाश की ओर बहुत तेज़ी से बोला, वो जगह सही नहीं है। मुझे पता है कि तुम किस कैबिन की बात कर रहे हो। दूर रहो वहाँ से, चले जाओ, वापस चले जाओ। अविनाश ने घबराई हुई हंसी हंसी और कहा, हाँ हाँ हाँ, मुझे लगता है मैं ठीक रहूँगा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, सब यही कहते हैं, पर बाद में मत कहना कि तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। बहुत अजीब बात थी। अविनाश ने सड़क पर चलना शुरू किया और अभी तक तो बारिश हर जगह से बरसने लगी और हवा के झोंकों से स्ट्रीट लाइट जो चारों तरफ फैल रही थी, उसने अलग अलग घरों के किनारों को एक गायब होने वाली परछाई में बदल दिया। अविनाश को ऐसा फील हुआ जैसे कि वो उस एजेंसी के करीब है जहां वो एजेंट से मिला था। तो वो उस जगह को देखकर हक्का बक्का रह गया। वो पूरी तरह बोर्ड से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो जगह बहुत समय से बंद पड़ी है। तख्तों पर लगी लकड़ी बहुत पुरानी थी, खराब दिख रही थी। किनारों से जंग लगी हुई कीलें भी बाहर निकल रही थीं, जैसे कि उन्हें सदियों से दीवार पर ठोक दिया गया हो। सालों से कोई व्यवसाय का तो संकेत ही नहीं था। अभी 3 दिन पहले की तो बात ही मत कीजिए। उसके अजीब सा फील हो रहा था उस दुकान को देखकर। अविनाश ने अंदर देखने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा कुछ देख ना पाया। उसके पेट में फिर से आवाज़ें निकल आईं और वो वापस होश में आया कि उसे तो भूख लगी है। वो जल्दी से अपनी कार की ओर भागा। बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग चुका था और उसकी अब तो हड्डियां भी ठंड की वजह से जमने लगी थी। रास्ते में आते समय उसे याद आया कि फ़ोन पर एजेंट का नंबर होगा। उसने एजेंट से बात जो की थी, तो क्यों ना कॉल करके पूछा जाए कि उसके ऑफिस को आखिर हुआ क्या। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाहते हैं वो नंबर डिसकनेक्टेड है। जब भी अविनाश कॉल करता तो आगे से यही आवाज़ सुनाई देती। वो दुकान वाले की बात को अविनाश भूल नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि जो भी वो कह रहे थे वो सब सच था। वो अविनाश की भलाई के लिए ही डरे हुए थे, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता है जो अविनाश को नहीं पता था। क्या मुझे वापस जाकर उनसे बात करनी चाहिए, या उनका ये कहने का मतलब क्या था कि सब यही कहते हैं? कौन सब? अविनाश ने तय किया कि अगली बार जब वो शहर जाएगा तो ज़रूर बात करेगा, क्योंकि अभी तो भूख से वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। जब अविनाश कैबिन में वापस आया, उसने कार पार्क की और जल्दी से अंदर गया। अपने लिए खाना बनाया, खाना खाने बैठ गया और झील के ऊपर छाएगा अंधेरा देखने लगा। बारिश की बूंदें ऐसे लग रही थी जैसे कि अपने हाथ में किसी ने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर पकड़े हों और ज़ोर से पूरी ताकत से झील में फेंक रही हों। कैबिन हवा से कराह रहा था। बारिश खिड़कियों से इतनी ज़ोर से टकराई मानो खिड़कियों के कांच आज टूट ही जाएंगे। इस कैबिन में एक बेसमेंट भी था जो कि कुछ ऑफिस या लाइब्रेरी जैसा था। अविनाश ने सोचा कि चलो खाना खाकर उसे भी देख लेता हूँ, पर उससे पहले वो फटाफट से लिविंग रूम में गया और आग में कुछ लकड़ियाँ डाल दी, क्योंकि अगर आग बुझ जाती तो पूरे रात उसे ठंड में गुजारनी पड़ती। लेकिन जब तक अविनाश आग के पास पहुंचा तो वो लगभग ख़त्म ही हो चुकी थी। लाल अंगारे चमक रहे थे। अंधेरा होने वाला ही था, लेकिन इतने में उसे खिड़की के पास एक छोटा सा दीपक दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक नारंगी रंग का लैंप भी लगा हुआ था। थोड़ा पुराना था।
अविनाश ने उसे चलाया और हल्की सी कमरे में रोशनी हो गई, ज़्यादा नहीं। ऐसा लग रहा था कि इस रोशनी से केवल खिड़की तक ही उजाला हो पाया है। फायरप्लेस के बगल में ही लकड़ियां पड़ी थीं, तो उसने उन्हें आग में डाल दिया। अविनाश ने सोचा कि जैसे ही वो किचन और बेसमेंट की तरफ जाने लगा, उसका ध्यान दोबारा से उस पेंटिंग पर पड़ा और वो 2 मिनट कर वहीं पे खड़ा सोचने लगा कि पहले उसे वहाँ पर एक औरत दिखाई दी थी, लेकिन अब उसे उस खिड़की में हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। अविनाश ने फिर से सोचा कि शायद इंटरनेट का यूज़ ना करने की वजह से उसका दिमाग उसके साथ गेम्स खेलने लग गया है। वो वापस किचन में आया, बेसमेंट का दरवाज़ा खोला और उसके पास जो छोटा लैंप था, अच्छी रोशनी तो नहीं थी लेकिन ना होने से बेहतर था। वो नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा तो चारों ओर उसे किताबें ही मिली, वही किताबें, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसने ऊपर देखी थी। इतनी सारी किताबें तो शायद लाइब्रेरी में भी ना हो। हैरानी थी। फर्श पूरी मिट्टी से भरा हुआ था और दीवारें लकड़ी की ही बनी हुई थी, बाकी हिस्से की तरह। उनमें से कुछ किताबें इतनी पुरानी थीं कि उन्हें चमड़े में बांध रखा था। एक किताब पर पहाड़ की चोटी की धुंधली सी छवि थी। अविनाश ने उसके पन्ने पलटे तो कुछ विदेशी भाषा लिखी हुई थी, जो कि अविनाश को समझ ही नहीं आई, क्योंकि उसने ऐसे पहले कभी कुछ देखा ही नहीं था। उसने सारी किताबों पर नज़र डाली तो उसे कुछ अलग सी एक किताब दिखाई दी। उसने बाकी किताबें एक तरफ की तो वहाँ पर जो किताब पड़ी थी उसके ऊपर कोई टॉपिक नहीं था, ना ही कोई फ्रंट कवर पर छवि थी। वो किताब एकदम नई लग रही थी। अविनाश काफ़ी उत्सुक तो हो गया उसको पढ़ने के लिए। नीचे पढ़ने के लिए काफ़ी अंधेरा था, इसीलिए वो उसे लेकर ऊपर जाने लगा। उसने जैसे ही पहली सीढ़ी पर पैर रखा, ऊपर का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ कि पूरी छत हिल गई। एकदम से चौंक कर अविनाश के हाथ से किताब तो गिरी और लैंप गिरते गिरते बचा। कोशिश करने पर दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा था। कुछ इंच ऊपर हुआ लेकिन फिर से बंद हो गया। जब अविनाश उसको खोलने की कोशिश कर रहा था तो ऊपर से उसको हंसी की आवाज़ सुनाई दी, बिल्कुल पहले की तरह, लेकिन इस बार कुछ नज़दीक से। अविनाश घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि मीलों तक यहाँ कोई भी नहीं है। वो एकदम अकेला था, बेसमेंट में बंद। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, अविनाश वहाँ से बाहर कैसे आएगा? और हाँ, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, अविनाश को क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो बंद जगह में घबरा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 सुनने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फॉलो, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 3 में।